जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, तो सभी लोग पूरा वीडियो अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही कमेंट में उत्तर भी बताने का प्रयास करें। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है तो क्या है? उसकी वेतन, उसकी सेवा, गर्व या छात्रों का विश्वास? तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर कमेंट में लिखें। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? छात्रों का विश्वास। शिक्षक की बहुमूल्य निधि होती है छात्रों का विश्वास। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको विस्तृत पढ़ेंगे कि शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुमार होते हैं, जो न सिर्फ उनके जीवन को आकार देते हैं बल्कि छात्रों में विश्वास जगाते हैं कि वे छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। अतः शिक्षक को सबसे बहुमूल्य निधि, शिक्षक की जो सबसे बहुमूल्य निधि है वो क्या है? छात्रों का विश्वास। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको बताना है कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक कानून, सिद्धांत, खोज या मूल संकल्पना क्या है? एक परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से अगर वह गलत नहीं पाया जाता तो वह क्या है? कानून है, सिद्धांत, खोज या फिर मूल संकल्पना? तब आपका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे कि सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण और परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान हो जाए कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है तो कौन सी है? सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि बताना है। श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना या व्याख्यान एवं श्रुतलोक? तो सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 3। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना यानी कि शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस शिक्षण विधि में छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में इसका जो है प्रयोग छात्रों द्वारा किए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम निहित होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें नहीं हैं? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या फिर मीथेन? तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है बताना है। 4 विकल्प है हमारे सामने। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? हीलियम। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वो नहीं है हीलियम, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, हीलियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें कि ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के कारण जो है उत्तरदायी होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, जलवाष्प, ओजोन आदि करती हैं। इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के उपकरणों, वातानुकूलन, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर, कार आदि से होता है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक निष्क्रिय या फिर नोबल गैस है। तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वे आपको याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, जलवाष्प, ओजोन है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ठीक है, अगला देखो, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन बताना है। डेसिबल, जूल, न्यूटन या फिर नैनो इकाई? तो किसके द्वारा किया जाता है ध्वनि प्रदूषण का मापन? प्रश्न क्रमांक 5। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है तो वो किया जाता है डेसिबल। किसके द्वारा? डेसिबल का द्वारा, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं,
ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को स्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। सामान्य के लिए 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद, 75 डेसिबल साधारण तेज, 95 डेसिबल अत्यंत तेज और 120 डेसिबल अधिक से अधिक की ध्वनि तीव्र कष्टकारक होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हेमानी द्वारा हुआ है? तो आपको बताना है किसका निर्माण हेमानी द्वारा हुआ है। यू आकार की घाटी, लैपीज, वी आकार की घाटी या फिर जलप्रपात। तो किस स्थलाकृति का जो निर्माण है वो हेमानी द्वारा हुआ है? 4 विकल्प हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यू आकार की घाटी। यू आकार की जो घाटी है इस स्थलाकृति का निर्माण हुआ हेमानी द्वारा। ठीक है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होता है। इसका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के यू के आधार पर हुआ। इससे इस घाटी को क्या आकृति मिलती है? अपर्दन के कारण। ठीक है, इनके दोनों किनारे काफी समानांतर एवं अंतोदर ढाल वाले बन जाते हैं। जलप्रपात एवं प्रमुख प्रवाही जल नदीकृत अपर्दनात्मक स्थल रूप हैं। वी आकार की घाटी का नामकरण अंग्रेजी की वर्णमाला वी अक्षर के आधार पर किया गया। इस आकार की घाटियों का निर्माण युवा नदियों के द्वारा होता है। जब नदी निम्नवर्ती कटाव द्वारा अपनी तली को कम गहरा करती है तो वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। तो ये यू आकार की घाटी और वी आकार की घाटियों को जाना हमने। अब निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में बताना है आपको सुवर्ण रेखा, ताप्ती, नर्मदा या फिर सिंधु। जल्दी से बताएं कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सुवर्ण रेखा, जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। सुवर्ण रेखा या स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत के झारखंड राज्य में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित नंगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है तथा वालेश्वर नामक स्थान पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? स्वर्ण रेखा। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों कि राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। तो क्या हो सकता है? खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, प्रधान अध्यापक की जानकारी में लाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना या फिर उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। कमेंट में लिखें 1, 2, 3, 4 या ABCD, इस प्रकार से आप कमेंट में लिख सकते हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। ठीक है, ये चीज याद रखना है। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः उससे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय उसकी अनियमितताओं को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, ना कि प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो सबसे उपयुक्त होगा कि उसकी अनियमितताओं को जानो और मार्गदर्शन दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? उज्जैन, भोपाल, इंदौर या फिर ग्वालियर। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? 4 विकल्प में से जल्दी से कमेंट में लिखें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। जी हाँ दोस्तों, भोपाल यानी कि जो बी नंबर है वो आपका सही होगा। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। ठीक है, भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश देश विशेष में पर्यटन स्थलों, खान पान, शिल्पकारी, बुनकरों आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की ही राजधानी भोपाल है, जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। लोअर लेक और अपर लेक जैसी 2 सुंदर झीलों के कारण ही भोपाल को झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो कौन सा सागर करता है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर। कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? प्रश्न क्रमांक 10। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? भूमध्य सागर। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है और 4 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य सागर पृथ्वी का एक
सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 25 लाख वर्ग किलोमीटर भूमध्य सागर का, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जलडमरू मध्य है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर का एक नमकीन पानी की एक खाड़ी है। तो आपको याद रख लेना है कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है तो कौन करता है? भूमध्य सागर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर, 16 सितंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस बताना है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस? तब आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है 16 सितंबर, यानी कि जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को जो है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई। ओजोन दिवस 2016 की जो थीम थी वो ओजोन एंड क्लाइमेट रिस्टोर्ड बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड। ठीक है। अगला देखो, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता। तो आपको बताना है, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ो। किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो कौन होते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु। ठीक है। इन्हें जो है क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सफाईकर्ता भी कहा जाता है या फिर पृथ्वी का मैत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो प्रश्न क्रमांक 13 है और आपको कमेंट में लिखना, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तब आपका राइट आंसर होगा जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ठीक है। प्रकृति में विभिन्न तत्व जो है चक्रीय रूप से एक जीव से दूसरी जीव में स्थानांतरित होते हैं, पुनः प्रकृति में लौट आते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जीवमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल में होते हैं। इसे ही जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र आदि। ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो कौन सा ईंधन है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन या फिर कोयला। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रश्न विकल्प नंबर 3, यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है। निम्नलिखित ईंधनों में से हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि डीजल, पेट्रोल और कोयला के जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो वातावरण को दूषित करती हैं। हल्का होने के कारण गुब्बारों और वायु पोतों में हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका स्थान अब हीलियम ले रहा है हाइड्रोजन का। ठीक है। अगला देखें, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या फिर ब्राजील में। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर ब्राजील में। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर होगा चाइना में। जो पांडा है वो कहाँ पाया जाता है? चाइना में पाया जाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाषा में झुआंग माओ, ये भी याद रख लेना, झुआंग माओ या विशालकाय बिल्ली भालू कहते हैं। ये चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमालय पर्वतों के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। आज पांडा विश्व वन्य जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन WWF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है। ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो किस गैस के कारण हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड के, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, नाइट्रस ऑक्साइड के या मिथाइल आइसोसाइनेट के। तो किस गैस के कारण हुआ था?
तब आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है, मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी जो 4 नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर है ना सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बोनाइड नामक कंपनी के कारखाने, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, किस कारखाने में हुई थी, तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई। बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, जो नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला देखो, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है, तो आपको बताना है क्रिसमस का जो त्यौहार है वो गर्मियों में मनाया जाता है, तो कहाँ, भारत में, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका में। प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर बताना है, और 17 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा विकल्प नंबर 3 यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है गर्मियों में, है ना। इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दिसंबर का महीना ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का पहला महीना होता है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी 1 दिसंबर से लेकर 28-29 फरवरी तक होती है। क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है ना। इस दिन लगभग संपूर्ण विश्व में अवकाश रहता है, 25 दिसंबर को पड़ता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। गिर आपको पता है कि गिर कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है। अब ये किस वन्यजीव का संरक्षण करता है, सांप का, हाथी का, गैंडा का या फिर शेर का। प्रश्न क्रमांक 18, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, शेर का। ठीक है, यानी 4 नंबर आपका सही है। गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें जंगली शेरों का संरक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस वन्यजीव अभ्यारण्य में पुष्प और जीव जंतुओं की प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ स्तनधारियों की 30 प्रजातियां, सरीसृप वर्ग की 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका के अलावा विश्व का यही ऐसा इकलौता स्थान है जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो कौन सी पाई जाती है, कैक्टस, महोगनी, फर या फिर चंदन। प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कैक्टस। कैक्टस यानी कि जो 1 नंबर है वो सही हो जाएगा, कैक्टस। ठीक है, कैक्टस मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति है। यह सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक कुल है जो अपने मोटे फूले तनों में पानी बटोरकर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। इनके पत्ते कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो सके, जिससे जल का ह्रास कम हो। ठीक है, तो आपका कैक्टस बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है वायु प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से। तो 4 विकल्प हैं। ग्रीन मफलर आपको बताना है किससे, वायु प्रदूषण, मृदा, ध्वनि या फिर जल प्रदूषण से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 यानी ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, तो 3 नंबर आपका सही होगा। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों, राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4-6 पत्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है, ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें, क्योंकि पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन मफलर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो निरंतर ये सीरीज आपकी चलेगी दोस्तों। हर वीडियो में 20 प्रश्न होंगे, पूरा विस्तृत अभ्यास होगा इसमें, है ना, विस्तृत वर्णन किया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस सीरीज से सभी लोग जुड़े रहें और
जो भी साथी पहले से अभ्यास कर रहे हैं, अधिकांश प्रश्न आपसे बनते होंगे, लेकिन आपका जो ज्ञान है वो पक्का करने के लिए ये सीरीज बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो का अभ्यास जरूर करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। वीडियो को शेयर करके जो है अपने ग्रुपों में शेयर अवश्य करना है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।